So hello people, this is your channel CTV, and in this video we are going to continue the internal audit, operational audit and management audit। तो नवंबर 21 तक के आरटीपी के सारे क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन से, क्योंकि इसके पहले एक पर्टिकुलर वीडियो इशू कर चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। मैनी मॉडर्न इंटरप्राइज हैव बिकम ह्यूज एंड सोफिस्टिकेटेड, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी हुई है। आपको एक्सप्लेन करना है इंटरनल ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट एंड फिनेंशियल ऑपरेशनल ऑडिट। देखो, मेरा तो ये मानना है कि आपने जो ऑपरेशन ऑडिट के बारे में इतनी बार पढ़ा है क्वेश्चन आंसर्स में, डिस्क्रिप्शंस में, उसी चीज़ों को आप डिफरेंस बिटवीन में लिखे, नई चीज़ें नहीं लिखे, उसी लैंग्वेज में, उसी पैटर्न में आप लिखे। जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि अप्रूवल ऑफ कंट्रोल, ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, अप्रेजल ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड देन ये अप्रेजल हो गया और इवैल्यूएशन हो गया। अब अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, ऑपरेशंस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अप्रूवल ऑफ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशंस, अप्रूवल ऑफ कंट्रोल, ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल्स में देखते हैं, अप्रेजल में ये देखते हैं कि कंट्रोल्स एडिक्वेट है, ऑपरेशंस में देखते हैं कि क्या 3 E's है, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव से मीट कर रहा है। तो यही हमने ऑपरेशनल ऑडिट में लिख दिया, राइट। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो तुमको याद करनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। चलो ठीक है, पहले हम ये देखते हैं मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। इसका डिफरेंस तो हमने इनफैक्ट नोट डाउन भी किया है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग होता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, और ऑपरेशनल है क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, तो ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ये है ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोल रहा है ऑडिट करने का, तो हम मैनेजमेंट के लिए ऑडिट कर रहे हैं, और एक है मैनेजमेंट का ऑडिट, ठीक है। तो एक तो होगा क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू ऑडिट, देन इट्स नॉट अ मेथड। ये कोई डिफरेंस मेथड के लिए नहीं है, बट द लेवल ऑफ अप्रेजल, लेवल ऑफ अप्रेजल अलग अलग है। तो इधर मैनेजमेंट ऑडिट में वो टेस्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को, तो इवेल्युएट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को। तो इवेल्युएट प्लान, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव, डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट। और ये देखता है 3 E's ऑफ ऑपरेशन, कि जो ऑपरेशन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन। तो 3 E's ऑफ ऑपरेशन अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो 3 E's ऑफ ऑपरेशन अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन, क्या कुछ गड़बड़ है तो किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखना कि ऑपरेशन इन ट्यून ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। और ये देखते हैं कि पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस जो है वो इन ट्यून विद ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। इधर भी रिकमेंडेशन दी जाती है, इधर भी रिकमेंडेशन दी जाती है। तो लेवल ऑफ अप्रेजल की बात करें, देखो कंसर्न हो गया, ऑडिट हो गया। कंसर्न क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये इधर क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन है, ये ऑडिट फॉर मैनेजमेंट होता है। लेवल ऑफ अप्रेजल इधर तो ये मैनेजमेंट की पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस को इवेल्युएट करता है, और ये इवेल्युएट करता है 3 E's ऑफ ऑपरेशन, और 3 E's ऑफ ऑपरेशन अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। 3 E's ऑफ ऑपरेशन अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन। इधर भी मैनेजमेंट पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस पे फोकस करता है, वो देखता है कि ये ऑब्जेक्टिव से लिंक है कि नहीं। ये भी देखता है जो ऑपरेशन है वो ऑब्जेक्टिव से लिंक है कि नहीं, एंड अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन। ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, अभी तो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट दोनों सेम ऑडिट है। लार्ज एरिया ऑफ ऑपरेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन है, ओवरलैप हो जाता है। सो टू अवॉइड डुप्लीकेशन, ठीक है, उस डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट को पूरा एक साथ ही करना चाहिए। तो ऐसा ये एंड में लिखने का है कि मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट ना एक तरीके से सेम ऑडिट मेथड है। लार्ज एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन है, तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए टुगेदरली कर लेना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ मैनेजमेंट ऑडिट इंक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। बता डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट। जो मेजर डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। फिनेंशियल ऑडिट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, और ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी के बारे में बात करता है। फिनेंशियल ऑडिट जो है वो उन मैटर्स के बारे में बात करता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट को, और ये उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करता है जो इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन शो करता है।
दैट आर रिलेटेड टू इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन। क्या ये एक्टिविटीज़ डायरेक्टली लिंक्ड है इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस से, ये अच्छी होगी मतलब ऑपरेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट है। ये जो फिनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट है ये सारे स्टॉक होल्डर को दी जाती है, पर वो सिर्फ मैनेजमेंट को दी जाती है। ये सिर्फ फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करता है टू द पर्सन जिसको रिपोर्ट चाहिए, यही एक एंड ऑब्जेक्टिव है। इधर सिर्फ रिपोर्टिंग के साथ सजेशंस भी देते हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसको हमने इस तरीके से बोला जैसे पेयर बोल दिया। पेयर में पे से पर्पस है, ए से एरिया है, आर से रिपोर्टिंग है, ई से एंड टास्क है। पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को ऑडिट करना। उधर पर्पस है कि ऑपरेशंस जो है वो 3 E's है कि नहीं, एवेल्यूएट करना कि ऑपरेशंस व 3 E's और नॉट। एरिया, ठीक है, एरिया तो पेयर ना, एरिया में उन मैटर्स पे जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इधर वो एक्टिविटीज़ जो अफेक्ट करती है 3 E's ऑफ ऑपरेशन। फिर रिपोर्टिंग उधर शेयर होल्डर को, स्टॉक होल्डर्स को, इधर मैनेजमेंट को। और एंड टास्क क्या होता है? रिपोर्टिंग करना, फाइंडिंग्स प्रोवाइड करना, इधर फाइंडिंग के साथ सजेशन भी देना, ठीक है। XYZ यार्न इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप। तो एक कंपनी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न में इंक्लूड है मैन्युफैक्चर कर रही है। एनुअल टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ये सब देख रखा है। इंटरनल ऑडिट में आपको बताओ 25, 50, 100, 200 देखा जाता है। उसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि यार्न मैन्युफैक्चर कर रही 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी फेसिंग डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसमें दिक्कत है। कंपनी ने अपॉइंट किया इंटरनल ऑडिटर जो हेल्प करेगा इन नंबर ऑफ टास्क एंड ऑल्सो वेरियस अदर फंक्शन इंक्लूडिंग कंप्लायंस। ये रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है? तो पहले हम एक बार नोट्स पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेंटेन इंटरनल ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना। किस तरीके से? बाय कंटिन्यूस एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट। मतलब आप देख रहे हो अकाउंटिंग प्रोसीजर, रिसिप्ट, डिसबर्समेंट, एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो एक एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना। टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ एंड मस्ट नॉट इन एनी वे, किसी भी तरीके से डाइवेस्ट हिमसेल्फ ऑफ एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस अपॉन हिम। अकाउंटिंग स्टाफ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं करें। ऑब्जर्व फैक्ट एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग टू द नोटिस, ऑब्जर्व करें फैक्ट एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटीज़ विच वुड अदरवाइज नेवर नो देम। ऑल्सो दे क्रिटिकली अप्रेज वेरियस पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड ड्रॉ इट्स अटेंशन टू एनी डेफिशिएंसीज वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड। तो आप फैक्ट एंड सिचुएशन को ऑब्जर्व करो और अथॉरिटीज़ को बताओ कि देखो ये है, ये सिचुएशन है। फैक्ट, सिचुएशंस, वेरियस पॉलिसीज़। तो फैक्ट, सिचुएशन, पॉलिसीज़। तो फैक्ट, सिचुएशन आप देखो, वेरियस पॉलिसीज़ आप देखो और मैनेजमेंट को बताओ ये डेफिशिएंसीज कि देखो ये फैक्ट है, ये सिचुएशंस है, ये पॉलिसीज़ है और ये डेफिशिएंसीज है। फिर देन एसोसिएट क्लोजली विद मैनेजमेंट से क्लोजली एसोसिएट हो, राइट। उनको की अप टू डेट रखो, जो भी इंपॉर्टेंट ऑकरेंसेस इवेंट्स है जो अफेक्ट करे बिजनेस को, एज वेल एज चेंजेस दैट आर मेड इन बिजनेस पॉलिसीज। ही मस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। अब इंटरनल ऑडिट का स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी, मेथोडोलॉजी, ये ऑडिट कमेटी और बोर्ड के साथ कंसल्ट होकर बनती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रिस्क्राइब करता है मैनर एंड इंटरवल कि किस मैनर से, किस तरीके से इंटरनल ऑडिट कंडक्ट होना चाहिए। देखो इन द सेंस कि अब हमें ये बोलना है कि इंटरनल ऑडिटर का जो भी स्कोप रहता है, उसके जो फंक्शंस है, किस तरीके से ऑडिट करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल से बताता है। अगर आप देखो तो हम इसको पहले लिखेंगे कि इंटरनल ऑडिटर को किस तरीके से ऑडिट करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है। बाकी स्कोप, पीरियोडिसिटी, मेथोडोलॉजी, फंक्शंस, मेथोडोलॉजी एंड मैनर अंतर होता है। मेथोडोलॉजी ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे नहीं, इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर ये डिसाइड करेंगे। चलो ये हो गया। अब इंटरनल ऑडिटर को करना क्या है? उसको पहले देखना है कि यार भैया एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूस एग्जामिन करेगा। एक एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल रहे, कंटिन्यूस एग्जामिन हो, रिकॉर्ड्स का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हो, तो एक एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो। दूसरा, अकाउंटिंग स्टाफ इंडिपेंडेंट रहे। तीसरा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करें। चौथा, जो भी मैनेजमेंट के पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स है, प्लान्स है, उसमें कोई डेफिशिएंसीज है तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो और मैनेजमेंट को अप टू डेट रखो आने वाले इवेंट और सिचुएशन से, कि जो भी इंपॉर्टेंट ऑकरेंसेस इवेंटेड है।
जो भी इंपॉर्टेंट ऑकरेंसेस एंड इवेंट्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को, इन सबसे इन्फॉर्म रखो। तो मैनेजमेंट को एक तो उनकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ठीक है, इनके सिचुएशंस कुछ ऐसी दिख रही है जो जिसमें अंदर डेफिशिएंसीज है। तो देखो पॉलिसीज़ ऑफ द मैनेजमेंट और फैक्ट सिचुएशंस तब नोटिस में लेकर आओ। जो भी फैक्टर सिचुएशंस आपको दिख रही जो अफेक्ट करी बिजनेस को, वो नोटिस में लेकर आओ। जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ में डेफिशिएंसीज है वो मैनेजमेंट को बताओ। जो भी आने वाली इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सिचुएशंस है, कंडीशंस है, मैनेजमेंट को अप टू डेट रखो, कि भी इन्फॉर्म रखो, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड इज कंसर्न विद डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंसर्न है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है इन मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसर्न है डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, तो ऑपरेशनल ऑडिट करना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड विद इन्वेस्टिगेशन, अच्छा, एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड विद इन्वेस्टिगेशन द कॉजेज ऑफ दिस पुअर स्टेट, कैसा क्यों हो रहा है। व्हाट मे बी द एरियाज़ यू फोकस, कौन कौन से एरियाज तुमको फोकस करना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट बोले कि यार ऑपरेशंस ढंग से नहीं चल रहे हैं। जैसे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी अगर ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशंस ढंग से नहीं हो रहे। तो देखो सिंपल सी बात है यार, ऑडिटर को समझ में आ गया है, ऑडिटर को ये काम है कि यार ऑपरेटिंग एफिशिएंसी घट रही है, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं है। तो ऑडिटर को ऐसे केस में क्या क्या करना चाहिए। तो पहले वो देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या आउटपुट होता था, करंट ईयर में क्या आउटपुट होता है। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर लग रहा है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी घट रही है तो प्रीसीडिंग ईयर से भी कंपेयर करें कि प्रीसीडिंग ईयर में कितना था जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगा कि सब सही है, और अब कितना हो गया जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है गलत है। तो देखो इधर ये जो पर्टिकुलर ऑडिटर है ये इंटरनल ऑडिटर नहीं है, राइट। ये ऑडिटर है ऑपरेशन ऑडिटर जो ऑपरेशन चेक कर रहा है। तो इधर जनरलाइज क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी घट रही है, आपको क्या क्या एरियाज देखने पड़ेंगे अगर मैं आपको बोलूँ कि मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो प्रॉपर नहीं है तो। ओके तो इधर एक इंटरनल ऑडिटर नहीं है, एक पर्सन है पर्टिकुलर जिसको ऑडिट करने के लिए बोल दिया गया है क्योंकि ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी नहीं है। तो ऐसे केस में वो क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो वो एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सी मैं इसका पूरा आपको क्रक्स बताता हूँ, मैं 8 पॉइंट बोलूँगा, अरेंजिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा वहाँ का, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा, स्टडी करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऑपरेशन एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ है। तो रीड करना हो अगर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स तो स्टडी करेगा, थॉरो स्टडी करेगा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की, इंक्वायरी करेगा जो पर्सनल है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में है, उनके पर्सनल से इंक्वायरी करेगा। कुछ बजटरी स्टैंडर्ड टेक्निक्स लगानी है तो स्टैंडर्ड और बजटरी टेक्निक्स लगाएगा। MIS रिपोर्ट को स्टडी करेगा, स्टैंडर्ड बजटरी टेक्निक्स लगानी तो वो लगाएंगे। फिर जो भी बात आती है शेड्यूलिंग की, कि इनका प्रॉपर शेड्यूल देखेगा कि मशीन का शेड्यूल क्या है और इनपुट्स का शेड्यूल क्या है, मतलब पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस का शेड्यूल देखेगा। जो पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट रेशियो देखेगा वो कंपेयर करेगा इनपुट आउटपुट रेशियो को, कि इनपुट आउटपुट रेशियो डिफरेंट ईयर से कितने कितने क्या क्या है, और इस साल कम है तो इसका रीज़न पता करेगा। मतलब इसका रीज़न तो पता कर ही रहा है वो, पर वो इनपुट आउटपुट रेशियो देखेगा कि पिछले साल कितना हो रहा था और इस साल कितना हो रहा है। एंड जो मटेरियल है, मटेरियल इनपुट होता है तो उसका जो मटेरियल मिक्स है वो मिक्स देखेगा कि मिक्स प्रॉपर है कि नहीं। हो सकता है कि मिक्स में गड़बड़ हो इसलिए ऑपरेशन एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं हो। और फिर एक मटेरियल को पिक करेगा, पिक करके फिर वो देखेगा कि इसका ऑर्डरिंग कैसे होता है, इसकी रिसिप्ट कैसे होती है। पिकअप फॉर डिटेल स्टडी ऑफ ऑर्डरिंग, रिसिप्ट, इशू, नॉर्मल लॉस कितना है उसका। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करना, इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट को देखना, इंक्वायरी करना लोगों से, स्टैंडर्ड बजटरी टेक्निक्स लगाना, MIS रिपोर्ट्स को देखना, शेड्यूलिंग देखना प्रोडक्शन प्रोसेस की। देन जब मटेरियल इनपुट कर रहे हो तो मिक्स देखना, मिक्स कैसा है। एक मटेरियल को पिक करके इसका पूरा ऑर्डरिंग, इशू, रिसिप्ट ये सब देखना, इनपुट आउटपुट रेशियो देखना, ये सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें देखकर वो समझेगा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ का कारण क्या है, क्योंकि इसी के अंदर ही, इसी एरियाज़ में ही दिक्कत हो सकती है। ये आपके एरियाज ऑफ फोकस है जब कोई बात करे ऑपरेशन इनएफिशिएंसी की, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज़ की, तो आपको ये एरियाज ऑफ फोकस है आपके। तो ये सब पर्टिकुलर चीज़ हमने देखी। अब अगला, इंटरनल ऑडिटर मेक एन अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखो इंटरनल ऑडिटर मेक्स एन अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और हमने बात करी थी वो अप्रेजल करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इनफैक्ट वो अप्रेजल करता है कंट्रोल्स का, अप्रेजल करता है ऑपरेशंस का,
ये ऑब्जेक्टिव है और अप्रेजल करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, और ये देखता है कि स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव से लिंक है कि नहीं। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटी शुड बी मैच विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो मैच हो रही कि नहीं हो रही, क्लियर कट सब अथॉरिटीज़ को रोल दिए गए कि नहीं दिए गए। तो इंटरनल ऑडिटर मेक एन अप्रेजल, वैसे वो तो ऑपरेशनल ऑडिटर करता है, पर इधर लिखा हुआ है इंटरनल ऑडिटर मेक एन अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू इंश्योर दैट देयर इज अ हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव्स, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। Besides checking of financial transaction and operational activities of the entity, besides checking of financial transaction and operation activity, तो financial transaction operational activities के अलावा उसको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हार्मनी में है कि नहीं। तो मतलब एक तरीके से इन्होंने इस पर डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि इंटरनल ऑडिटर को कंडक्ट करना चाहिए एन अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एसर्टेन वेदर क्या हार्मनी में है विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्राइज एंड वेदर द मैनेजमेंट, वेदर द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से मैच हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसको यही करना है, उसको यही अप्रेजल करना है। अब उसको अप्रेजल करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, मतलब इसका ही डिटेल्ड वर्जन पूछ लिया। तो मैनर, किस मैनर में एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरप्राइज ग्रुप्ड है, एंड सिंपल से आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आर इन हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव, हार्मनी विद द ग्रुपिंग पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़। वो ये देखे कि इंटरनल ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए कि जो एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और फाइंड आउट करो कि जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल एंड इकोनॉमिकल हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो वो सिंपल हो और कोई भी अनड्यू डोमिनेंस नहीं हो। फिर क्या बोला, ही शुड पर्टिकुलरली सी, उसको ये भी देखे पर्टिकुलरली सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल स्टाफ। देखो स्ट्रक्चर सिंपल हो, कोई अनड्यू डोमिनेंस नहीं हो और ओवरलैपिंग एरियाज नहीं हो, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो, क्लियर कट हो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्मोनाइज विद ऑब्जेक्टिव हो। तो मतलब ले देख के इस ऑडिटर को जो है, जो इंटरनल ऑडिटर को, उसको ये देखना है कि स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, वो ऑब्जेक्टिव से लिंक हो। तो हम ये बोलेंगे कि स्ट्रक्चर चाहिए, ऑब्जेक्टिव से लिंक होना चाहिए, वो हार्मनी में होना चाहिए। तो हम एक बार मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पता करेंगे और ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है उससे लिंक है कि नहीं, स्ट्रक्चर सिंपल है कि भी नहीं, और स्ट्रक्चर के अंदर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती तो वो क्लियर कट डेलीगेटेड है कि नहीं। लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट लोगों को पता होना चाहिए, ओवरलैपिंग एरियाज अवॉइड हो जाना चाहिए। कुछ और फर्दर पॉइंट्स है जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब कि एक से ज़्यादा सीनियर्स नहीं हो कि आप सबको ही रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ईच पर्सन अपने सुपीरियर को ही रिपोर्ट करे, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। तो देखो अब आपको क्या देखना है कि आपको रिव्यू करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपको अप्रेजल करना है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से लिंक कर रहा है कि नहीं। अब पहला पॉइंट जैसे कि स्ट्रक्चर में होते हैं अथॉरिटीज़, तो अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इन हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव, ये जो अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो तो जो है अथॉरिटी इन कंसर्न विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो विद द हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव एंड गो विथ ग्रुपिंग पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़। यार ये एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ के तहत अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव एंड हार्मनी विद द ग्रुपिंग पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका ग्रुपिंग पैटर्न हार्मनी होना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव। रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर भी इन हार्मनी होना चाहिए विद ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल, और नो अनड्यू डोमिनेंस, कोई अनड्यू डोमिनेंस नहीं हो स्ट्रक्चर में। फिर यूनिटी ऑफ कमांड हो, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा नहीं कि एक जूनियर के एक से ज़्यादा सीनियर से सबको रिपोर्टिंग करनी पड़ी, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। और अब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब होता है मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इसी तरीके से फिर मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से सिंक करता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने बोला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हार्मनी में हो विद ऑब्जेक्टिव। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव, हार्मनी विद द ग्रुपिंग पैटर्न, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव एंड हार्मनी विद द ग्रुपिंग पैटर्न। फिर स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर ही रहती है सब, तो स्ट्रक्चर क्लियर सिंपल होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोसेसेस होनी चाहिए, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बोल रहे हैं हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और चीज़ें हैं इसमें कि जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो और उनको पता हो, सबको पता हो, ओवरलैपिंग एरियाज नहीं होना चाहिए,
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट होनी चाहिए, ओवरलैपिंग एरियाज़ नहीं होना चाहिए, और इन केस चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो एटलीस्ट ये इंश्योर करो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और इसी डायग्राम से मिलेंगे, जैसे कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्मोनाइज विद द ऑब्जेक्टिव, हार्मोनाइज विद द ग्रुपिंग पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़। फिर हम ये बोल देंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं ना ये, तो स्ट्रक्चर सिंपल क्लियर होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। फिर जो स्ट्रक्चर है फिर सिंपल क्लियर इकोनॉमिकल, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। चौथा, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस होनी चाहिए, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्लियर कट होना चाहिए, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओवरलैपिंग एरियाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट होना चाहिए, ओवरलैपिंग एरियाज अवॉइड हो जाना चाहिए, देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग एरियाज। एंड रही बात अगर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मेंशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स देखे। फिर हमने फिनेंशियल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट देखा, पर हमने मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट देखा, फिनेंशियल ऑपरेशनल ऑडिट देखा, हमको इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट इसको भी देख लेना चाहिए। फिर बात आती है पर्टिकुलर इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट की, कि इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस क्या है। सो इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, तो ठीक है, इसमें जो आंसर है बहुत ही थ्योरेटिकल है, इससे कोई मतलब नहीं इस टाइप के क्वेश्चन का। फिर अगर आंसर ही इस तरीके से पुट कर रहे तो ये तो ले देकर आप तो क्या है कि इंटरनल ऑडिटर क्या काम करता है वो करके ऑपरेशनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव भी आप बता दो कि ऑपरेशनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेशनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इन द यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, इन द यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, certain basic assumptions about the elements of good internal control system are taken into account. In the use of standardized internal control questionnaire, कुछ basic assumption about the elements of good internal control system are taken into account. तो हमको few assumptions जो है list down करना है। तो in the use of standardized internal control questionnaire, कुछ basic assumption about element of good internal control system are taken into account। मतलब सिंपल सी बात है, ये ले दे कि यही बोल रहे हैं कि एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए। देखो, इसके पहले एक पर्टिकुलर एक गुड इंटरनल कंट्रोल क्या होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के रिस्पेक्ट में कि जनरल कंडीशन ऑफ इंटरनल चेक क्या होना चाहिए। अब उसके अलावा भी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये एक जनरलाइज बेसिक अजम्पशन है कि अच्छे इंटरनल कंट्रोल में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो, इसमें से आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट्स लेने हैं आप इसमें से ले सकते हो। बाकी जो एक बेसिक अजम्पशन ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल होता है तो वो भी, इसके लिए भी कुछ सेपरेट पॉइंट्स देख रखे, वो भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, जैसे कि डेली बैलेंसिंग होनी चाहिए, डेली बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक विद रिसिप्ट, और फिर जो पैसे हैं वो आप जमा कर दो। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कैश की हमने बात कर ली। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करके, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा है उतना डिवीज़न ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये भी एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा डिवीज़न ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर बात आती है कि रिव्यू ऑफ द वर्क डन बाय द अदर, रिव्यू ऑफ द वर्क डन बाय द अदर, जो भी दूसरे ने काम किया है उसको हम रिव्यू कर सकें। तो पर्सनल के रिस्पेक्ट में बात करें, जो पर्सनल जो भी काम कर रहा है दूसरे लोग उसको रिव्यू कर सके, और वो पर्सनल भी आइडेंटिफाइबल हो कि क्या किस पर्सन ने काम करा है। The person who do the work is identifiable and such work must be reviewed by another। तो हमने पर्सनल की बात कर ली। ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंटेशन होता है तो बैक एंड की बात करी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, राइट। तो हमने एक कैश बुक की डेली बैलेंसिंग का देखा, ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। वर्क जिसने भी करा हो, दैट पर्सन मस्ट बी आइडेंटिफाइबल एंड उस वर्क को मस्ट बी रिव्यूड बाय द अनदर एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, एम्प्लॉयज़ ऑफ GIG हैव टू ट्रैवल फ्रिक्वेंटली, बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। कंपनी ने सिमोनी ट्रैवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर मैनेजिंग बुकिंग, कैंसिलेशन एंड अदर सर्विसेज। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, सिमोनी ट्रैवल मंथली बिल रेज करेगा फॉर टिकट बुक्स कैंसल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और GIG को पे करना है 15 दिन के अंदर। बिल जो रेज कर सिमोनी ट्रैवल में वो ह्यूज अमाउंट का है। सो मैनेजमेंट ऑफ GIG decided to get audit conducted of the process। तो decided to get audit conducted of the process, ये प्रोसेस ऑडिट है कि बुकिंग कैंसिलेशन की प्रोसेस क्या है। एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ बिल, की जो बिल्स है उनकी एक्यूरेसी सही है कि नहीं।
तो ऐसे केस में कौन सा ऑडिट होगा? तो ऑडिट ऑफ प्रोसेस है तो ऑपरेशनल ऑडिट होगा। अब देखो, ऑपरेशन ऑडिट इट इज़ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व वेरीफाइंग द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, मतलब एक नॉर्मल उन्होंने बोल दिया। अब इसमें लिखा है कि ठीक है ऑपरेशन ऑडिट करना है। अब ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस द क्वालिटी ऑफ ऑडिटर पजेस फॉर सच ऑडिट। एक ऑपरेशनल ऑडिट अच्छा करने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखो, अब देखो ये क्वालिटीज़ का हमने निमोनिक बनाया था, बट पहले हम एक बार क्वालिटीज़ देख लेते हैं। तो जो पर्सनल क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए ऑडिटर में वो ऐसी है कि ऑडिटर को सबसे पहले क्यूरियस होना चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का फाइनेंस का नॉलेज होता है, अकाउंटिंग का नॉलेज होता है, ऑपरेशंस का नॉलेज ज़्यादा नहीं रहता है। तो ऐसे केस में उसको क्यूरियस होना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज इन अदर एरियाज़, तो वो बेटर तरीके से चीज़ों को समझ पाए, इसलिए उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कम से कम। तो क्यूरियस होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड एंड हैविंग और सीख करे सिमिलर अल्टरनेटिव। किसी भी ऑपरेशंस का, किसी भी चीज़ का उसको क्वेश्चंस करना, उस पर क्वेश्चन उसको करना चाहिए, और एक सिमिलर अल्टरनेटिव भी ढूंढना चाहिए किसी भी काम को करने का। तो क्या लिखा हुआ है? सीख सिमिलर अल्टरनेटिव्स। वो सिमिलर अल्टरनेटिव्स को सीख करे। आस्क वाई, व्हाट, हाउ ऑफ एवरीथिंग एंड विजुअलाइज वेदर देयर इज अ सिमिलर अल्टरनेटिव। तो क्यूरियस हो जाना चाहिए, सीख सिमिलर अल्टरनेटिव्स, और ही शुड ट्राई टू सी एवरीथिंग। वो जो भी देखे वो एक पर्टिकुलर चीज़ एक बिजनेस फ्रेम में देखे। ही शुड ट्राई टू सी एवरीथिंग एज टू वेदर दैट प्रॉपरली फिट इन द बिजनेस फ्रेम, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है क्या बिजनेस फ्रेम एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में क्या वो फिट बैठता है। उसमें गिव अप का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए और इजीली सेटिस्फाइड भी नहीं हो ये। ही शुड अडॉप्ट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रादर देन फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच एंड गिव अ फीलिंग दैट हिज एफर्ट्स आर हेल्पिंग अटेनिंग एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशन। उसका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए। और मस्ट गिव फीलिंग, वो फील दे लोगों को कि उसकी कि वो हेल्प कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है। तो शुड गिव फीलिंग दैट हिज एफर्ट्स, जो उसके एफर्ट्स से आर हेल्प टू अटेन एन इम्प्रूव्ड ऑपरेशन। जो वो एफर्ट दे रहा है वो फॉल्ट फाइंडिंग एफर्ट नहीं है, उससे ऑपरेशन इम्प्रूव होंगे। और अगर ऑडिटर सक्सीड हो जाता है इस टाइप का असिस्ट करने में, तभी जाके उसको कॉपरेशन मिलेगा लोगों से, अदरवाइज़ को कॉपरेशन भी नहीं मिलेगा। और कॉपरेशन मिलना ही तो एक ट्रिमेंडस अचीवमेंट होता है ऑपरेशन ऑडिटर का, जिसको अपन ने ABCD करके याद कर लेते हैं। ए से अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना चाहिए, लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि इसकी जो एक्टिविटीज़ है उससे ऑपरेशंस इंप्रूव होंगे, तभी जाके उसको कॉपरेशंस मिलेंगे। फिर ए से एक और पॉइंट आता है कि उसको अल्टरनेटिव्स को सीख करना चाहिए कि क्या सिमिलर वर्क दूसरे अल्टरनेटिव से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर B से एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट होना चाहिए। ब्रॉडर व्यू पॉइंट इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस फ्रेम, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के लिंक में है कि नहीं। तो ब्रॉडर व्यू पॉइंट होना चाहिए कि वेदर जो एक्टिविटीज़ है वो फिट्स होती है कि नहीं बिजनेस फ्रेम में, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के फ्रेम में। एंड ये तो चलो हो गया। तो इससे आपको प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का अंदाजा हो जाएगा। तो ए से अल्टरनेटिव्स देखना चाहिए, ए से अप्रोच आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसको हमने समझ लिया। B से ब्रॉडर व्यू पॉइंट होना चाहिए। C से हो गया क्यूरियस होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर को सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में नॉलेज होता है। फिर D से उसको ऑडिट प्लान डेवलप करना चाहिए, ऑडिट टीम उसके पास होनी चाहिए। अगला तो अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। अब परफेक्ट स्टील लिमिटेड हैज़ रिपोर्टेड अ हाई टर्नओवर, ठीक है टर्नओवर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर ईयर, बट सेल्स रिटर्न भी तो बड़ा है। द मैनेजमेंट कंसर्न अबाउट द हाई सेल्स रिटर्न एंड फील्स अ नीड टू गेट ऑपरेशनल ऑडिट। अब कंपनीज ऑल्सो हैविंग इंटरनल ऑडिट सिस्टम, तो ऑपरेशनल ऑडिट भी है और इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी है। इलेबोरेट पॉसिबल रीज़न वाई मैनेजमेंट इज़ गेटिंग ऑपरेशनल ऑडिट डन। जब इंटरनल ऑडिट हो चुका है तो ऑपरेशनल ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, तो ये सब आपको बताना है। तो ये पॉइंट हो गया कि जब इंटरनल ऑडिट है तो ऑपरेशनल ऑडिट क्यों हो रहा है। और फिर उसके बाद यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्कस द डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ बोथ ऑफ दिस ऑडिट। इनके अप्रोच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप देखो, द नीड ऑफ ऑपरेशन ऑडिटिंग हैज़ अराइजन ड्यू टू इनएडुकेसी ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑपरेशन ऑडिट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं कन्वेंशनल सोर्सेस में। सबसे पहले नीड ऑफ ऑपरेशन ऑडिट अराइजेज ड्यू टू इनएडुकेसी ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, क्योंकि ट्रेडिशनल रिसोर्सेज इनएडिक्वेट है। और अगर आप देखो ऑपरेशन ऑडिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मैनेजमेंट है और एरियाज़ है, तो कुछ एरियाज़ तो ऑब्जर्वेबल है पर कुछ एरियाज़ ऑब्जर्वेबल नहीं भी है, क्योंकि मैनेजमेंट एट डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस इसलिए हो सकता है कि ड्यू टू लेयर्स के कारण डिस्टेंस है, जैसे जोग्राफिकल नेचर के कारण डिस्टेंस है, पर डिस्टेंस तो है। अब ऐसे केस में हमारे जो कन्वेंशनल तरीके हैं वो कन्वेंशनल तरीके भी है वैसे तो,
अब जैसे कि अगर मैनेजमेंट जो बाहर है उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है, जैसे कि रिपोर्ट्स है कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, रूटीन परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। तो इंटरनल ऑडिट तो हर एक का होता है, तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और डे टू डे अगर तुमको इन्वेस्टिगेशन करना है पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। या तो डिपार्टमेंटल मैनेजर से इन्फॉर्मेशन ले लो, तो ये कन्वेंशनल तरीके होते हैं जानने के लिए। तो कन्वेंशनल सोर्सेज भी है जिससे मैनेजमेंट जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है, बट उससे कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। अभी शॉर्टकमिंग्स क्या है कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर, क्योंकि आप मैनेजर से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, रिपोर्ट के थ्रू भी ले सकते हो। एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर वो अपने टारगेट अचीव करने में बिजी है, वो प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने में बिजी है, क्योंकि इनका काम ही होता है प्लान बनाना। तो टारगेट अचीव करने में, प्लान को इम्प्लीमेंट करने में बिजी है। और चलो इनका टाइम है भी तो बहुत कम टाइम है, तो टाइम कम है तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम आपको बता के दे देते हैं। देखो ये पर्टिकुलर जो है इसका ही प्रॉपर तरीके से इधर डायग्राम के थ्रू बताया गया है। तो हमने क्या बोला कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जर्वेबल एरियाज़ के लिए, बट कुछ एरियाज़ जो है स्कोप से बाहर है, डिस्टेंस पे मैनेजमेंट लेयर के कारण हो सकता है, जोग्राफिकल के कारण हो सकता है, इसलिए ऑपरेशन ऑडिट तो करना पड़ेगा। क्योंकि कन्वेंशनल रिसोर्सेज से भी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट है, इंटरनल ऑडिट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, और डिपार्टमेंटल मैनेजर से भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। पर कुछ शॉर्टकमिंग्स है। इसकी शॉर्टकमिंग्स है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मैनेजर की बात करें, वो बिजी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान और अचीविंग टारगेट में, बहुत ही कम टाइम है उनके पास, और बहुत ही कम टाइम है इनके पास, और अगर टाइम है भी तो कम है। और जो है प्रॉब्लम ऑन सरफेस, सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम पर्टिकुलर एरिया का वो आपको रिपोर्ट करते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रिपोर्ट करते, सिर्फ जो प्रॉब्लम ऊपर ऊपर दिख रही है वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो सरफेस प्रॉब्लम दे दी या इन्फॉर्मेशन कुछ तो भी दे दी, बायस इन्फॉर्मेशन दे दी, तो बायस इन्फॉर्मेशन के चांसेस हो जाते हैं, सरफेस प्रॉब्लम से शो कर देते हैं। अब दूसरा एक तरीका है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। पर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ये तो वैसे भी अकाउंटिंग के ऊपर बनती है, लीन ऑन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तो वैसे भी हिस्टोरिकल नेचर है, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनती है, तो ये तो हिस्टोरिक है। मैनेजमेंट उधर से बायस्ड है, मैनेजमेंट जो है सरफेस प्रॉब्लम शो करता है, ये वो बिजी है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान अचीविंग एंड टारगेट। फिर एक आता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस मॉनिटरी टर्म्स में, और इधर हमको तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन सबको देखना है, पर वही जो है रिपोर्ट देता है मॉनिटरी टर्म्स में। इस केस में ऑपरेशनल ऑडिट हमको कराना पड़ रहा है, तो यही है। तो सबसे पहले तो उसने तो वैक्यूम फिल कर दिया, जो कन्वेंशनल सोर्सेज का वैक्यूम उसने फिल कर दिया। फिर एक फिल कर दिया वैक्यूम फिल कर दिया, तो एक वॉइड जो है उसने फिल कर दिया। दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑपरेशन ऑडिट जो है अप्रेजल करता है कंट्रोल्स का, एक्टिव ऑपरेशंस का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, इन्फॉर्म करता है मैनेजमेंट को, फुली इन्फॉर्म करता है और इन्फॉर्म करता है व्हाट वाज गो रॉन्ग एंड हाउ इट गॉन रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है। एडवांटेज क्या है कि उसने वॉइड फिल करा है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अप्रेजल, अब अप्रेजल 3 चीज़ का जो हमने बताया, इनफैक्ट ये इवेलुएट भी करता है परफॉर्मेंस। फिर वो इन्फॉर्मेशन पे कुछ है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देगा, मैनेजमेंट को बताएगा कि व्हाट वाज गोन रॉन्ग एंड हाउ इट वाज गोन रॉन्ग। देखिए इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट अबाउट केव, इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट अबाउट केव, इन्फॉर्मेशन से फुल्ली और करंट इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ठीक है, और मैनेजमेंट को बताएगा कि व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग, कि क्या गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन पूरी मैनेजमेंट को क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। अबाउट केव, सी से कॉस्ट इफेक्टिव है, ए से अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज़ करता है, वी से उसने वॉइड फिल कर दिया है, और ई से देखो सी से हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है, ए से हमारा जो है अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज़, वी से उसने वैक्यूम फिल कर दिया, और ई से हम कॉस्ट इफेक्टिव, देखो ई से हम इफेक्टिव बोल देते हैं, सी से हम करंटली इन्फॉर्म बोल देते हैं, ए से जो है अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज़ है, और वी से उसने वॉइड फिल कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन फुल्ली और करंट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट को बताता है हाउ इट वाज गोन रॉन्ग एंड व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग, एंड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट अबाउट केव। सी से आता है कॉस्ट इफेक्टिव, करंटली इन्फॉर्म। ए से आता है हमारा अप्रेजल करता है, वो अप्रेजल करता है वो कंट्रोल्स का, ऑब्जेक्टिव्स का, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, इनफैक्ट वो परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करता है। तो ई से जो हमारा है वो इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस आ गया। वी से वॉइड फिल कर देगा,
कन्वेंशनल सोर्सेस का। तो इंटरनल ऑडिट की हमने बात कर ही ली कि इंटरनल ऑडिट जो है वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करता है, उसका फोकस अकाउंट्स पे रहता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे रहता है। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या था मेन कि एक तो अप्रोच, अगला एम्प्लॉयज़ ऑफ GIG लिमिटेड ट्रैवल फ्रिक्वेंटली बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वही सिमोनी ट्रेवल्स हैं। ओके, वही क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर क्या है, तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि क्वालिटी ऑफ ऑडिटर में ABCD करके, ए से अल्टरनेटिव्स देखने चाहिए, ए से जो है अप्रोच उसकी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, बी से ब्रॉडर व्यू पॉइंट होना चाहिए कि एक्टिविटीज़ बिजनेस फ्रेम पॉलिसीज में फिट हो रही कि नहीं, सी से क्यूरियस होना चाहिए, डी से डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट टीम एंड प्लान। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर इन द इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर होता है और एक होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो इवेल्युएट करना। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर जब वो इवेल्युएट कर रहा है इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन। तो जब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को इवेल्युएट कर रहा है तो उसको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो सी वेदर इंटरनल ऑडिट इज़ अंडरटेकन बाय आउटसाइड एजेंसी। देखो यार, सिंपल सी बात है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए इन इवेल्युएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्टेटस कितना है, उसको कितनी तवज्जो दी जा रही है। एक एक्सटर्नल ऑडिटर अगर देखेगा ये सब, तब जाके तो वो देखेगा कि इसके वर्क को यूज़ करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए। तो क्या इंटरनल ऑडिट आउटसाइड एजेंसी कर रही है या इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट कर रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंट है कि भी नहीं है, क्या वो फ्री है फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मैनेजमेंट ने कोई सी कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अप करी है। शुड बी केयरफुली इवेल्युएट, इसको केयरफुली इवेल्युएट करो कि क्या मैनेजमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन प्लेस करी है। तो ओके, ये हमने ऐसे 610 में पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टेटस है, इंटरनल ऑडिट कौन करता है, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है या आउटसाइड एजेंसीज करती है, TCWG का कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फंक्शंस जो इंटरनल ऑडिटर डिलीवर करता है क्या उसमें कुछ कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं। तो पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन का स्टेटस क्या है, TCWG का कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो फंक्शंस डिलीवर करते हैं। तो एक तो होता है डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट, एक होता है फंक्शंस डिलीवर कर रहे हो तो उसमें भी कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शंस है। तो इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले ये देखो कि उसका स्टेटस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है ऑडिट, आउटसाइड एजेंसी या कि इंटरनल ऑडिटर ही जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो ही ऑडिट करते हैं। फिर कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितनी दखलंदाजी है इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल। फिर कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या देयर आर एनी कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी फंक्शंस या ऑपरेशंस करते हैं वेदर दे वर प्रॉपर्ली प्लान, सुपरवाइज, रिव्यू, ये सब होता है कि नहीं होता है। साथ ही साथ कंस्ट्रेंट्स कुछ है, क्या रिस्ट्रिक्शन है उधर भी, राइट। फिर आती बात कि एक्सटर्नल ऑडिटर शुड एसर्टेन कि पर्सन जो है पर्टिकुलर ट्रेंड है कि नहीं, प्रोफिशिएंट है कि नहीं टू डू दी ऑडिट। तो ये सब चीज़ें जो है एक एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा, तब जाके वो इवेल्युएट करेगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि उसके वर्क को उसको अगर कभी यूज़ करना रहेगा तो उसको पहले ये सब चीज़ें देखनी भी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन करा और इस तरीके से हम इधर वीडियो ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। साथ ही साथ हमें बैंक ऑडिट और PSC ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट ये भी करना है तो हम उसको भी ओवर करते हैं। ठीक है, बाय।